अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद और लाहौर और आप लोगों ने इस तरह की बड़ी बड़ी न्यूज सुनी होंगी कि मास्टर प्लान नोटिफाइड हो गए हैं। इन शहरों के मास्टर प्लान जो है अप्रूव हो गए हैं, मास्टर प्लान में डायरेक्शन बन चुका है और इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस भी हो रही हैं, डायलॉग भी हो रहा है। और जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर हम लोग भी कोई डायलॉग करें, इंट्रोडक्शन करें और समझाएं अपने व्यूअर्स को कि इस सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता चला आया है और क्या कुछ होएगा आने वाले वक्त में। मेरा नाम है ज़ीशान शाह और आप देख रहे हैं हमारे इस इनिशिएटिव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रियल एस्टेट ब्रॉट टू यू बाय आर्किटेक्ट शाहनवाज, जिसके अंदर हमने रियल एस्टेट से रिलेटेड इसी तरह के इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है और आप तक इजी अल्फाज में लेकर भी आना है, आपको समझाना भी है। और हमारे साथ हर बार इस इनिशिएटिव के अंदर मुख्तलिफ टेक्निकल प्रोफेशन से लोग आएंगे जो आपको समझाएंगे भी और हम एक ओपन डायलॉग करेंगे। NIAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रियल एस्टेट के अंदर हम कोर्सेज भी इंशाल्लाह सून कवर करेंगे जिसमें आप सीख भी सकते हैं स्किल्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस सारा कुछ मिला के हम लोग यहाँ पर फैसलाबाद शहर के अंदर शुरू करेंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे। फैसलाबाद शहर का मास्टर प्लान जो 2021 से लेकर 2040 तक अब नोटिफाई कर दिया गया है, ये तो आज हुआ है। कहानी थोड़ा सा पहले शुरू होती है 2013 में और फैसलाबाद का प्लान एक्चुअली बीजिंग में बना था, चाइना में, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये क्या है? प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने एक विजन बनाई। 2013 में उनका एक इंटरव्यू की क्लिप है जो काजाकिस्तान में उन्होंने पहली बार एक जिक्र किया था एक टर्म का जिसको ये कहते थे मैरीटाइम एंड सिल्क बेल्ट रोड। इसके अंदर उन्होंने अपना एक ग्लोबल विजन बताया कि चाइना अपनी ट्रेड रूट्स का मास्टर प्लान क्या बनाएगा, एक लैंड के ऊपर और एक सी के थ्रू। एक तो उनका उस वक्त तक का अपना एक चल रहा था जो रूट्स चल रही थी। नए प्लान के मुताबिक इन्होंने बनाने थे 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो मुख्तलिफ मुल्कों को टच करना था। मोर देन 60 कंट्रीज के थ्रू होते हुए चला जाना था उसने, और सी पोर्ट्स भी। पाकिस्तान में इस तरह का एक कॉरिडोर है जिसको हम बहुत फेमिलियर है, जिसको हम कहते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये उन 6 कॉरिडोर्स में से एक कॉरिडोर। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लैंड को भी कनेक्ट करता है और सी को भी कनेक्ट करता है गवादर से होते हुए। इस पूरे सिलसिले के अंदर 6 आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बने, उसके अंदर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने। उसी पॉलिसी के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां पे गवर्नमेंट कोई भी एक जोन को डिक्लेयर कर देती है कि यहां पर स्पेशल पॉलिसीज के अंदर हम इंडस्ट्रीज को लाएंगे, उनको बेनिफिट्स भी देंगे और इंपोर्ट के ऊपर भी वो टैक्स ब्रेक्स देते हैं, आपको इनकम टैक्स के ऊपर भी देते हैं, मुख्तलिफ चीजें सपोर्ट करने के लिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी नोटिफाई किया गया और प्रायोरिटाइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया क्योंकि यहां पर 2300 एकड़ 3300 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर इंडस्ट्रीज को लाया जाना था और 2300 एकड़ में से भी 1000 एकड़ के ऊपर चाइनीज इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करने का प्लान था, चाइनीज गवर्नमेंट का भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी। और इसके अंदर आज की डेट में तो ये ऑपरेशनल होना शुरू हो गई। अब इतना बड़ा ग्लोबल प्लान जिसके अंदर फैसलाबाद शहर को, क्योंकि वो पंजाब के भी बीच में है, पाकिस्तान के अंदर भी एक सेंट्रल लोकेशन पर है, उतना ही दूर चाइना पड़ता है, उतना ही दूर नीचे हमारी सी पोर्ट पड़ती है। इस पे इतना बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था तो एक तरीके से सरप्राइज नहीं था कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान बनाना था, सोचना था, तो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना था और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना था कि अब फैसलाबाद शहर के अंदर किस तरफ जाए। तो ये तो था जी 2013 से कि एक छोटी सी हमें पुश मिली, एक इनिशिएटिव मिला जो एक लार्जर पिक्चर है, उसके अंदर फैसलाबाद के अंदर एक मास्टर प्लान आज की डेट में नोटिफाई हुआ। जनाब मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है 2 टेक्निकल गेस्ट ने जिसके ऊपर हम यही मास्टर प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक हमारे साथ है आर्किटेक्ट शाहनवाज जो यहां पर फैसलाबाद शहर में पिछले 40 साल से आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी DPDC के भी मेंबर हैं, जिसके अंदर हाई राइज प्रोजेक्ट्स की भी अप्रूवल्स की डिस्कशंस होती हैं और मास्टर प्लान के ऊपर भी डिस्कशन हुई हैं। तो हम उनसे भी इनपुट लेंगे
और मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है खालिद मसूद साहब ने, जो कि टाउन प्लानर है लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ही इज अ रिटायर्ड सीनियर टाउन प्लानर, और जो हमारा फैसलाबाद का पेरी अर्बन स्ट्रक्चरल प्लान बना था उसके अंदर इनकी बहुत सारी एफर्ट्स थी, कॉन्ट्रीब्यूशन थी, और ही वाज इन्वॉल्वड इन इट। तो जी एक हमारे टाउन प्लानर और एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड फील्ड से भी सीनियर मेंबर्स हैं हमारे साथ, इनके साथ डायलॉग करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, व्यूअर्स को थोड़ा सा हम गाइड करें। हम मास्टर प्लान की बातें कर रहे हैं, ये मास्टर प्लान आर्किटेक्ट शाहनवाज साहब क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा जिससे आप लोगों को समझ भी आएगी और रिलेट कर सकते हैं आप इसके साथ। कि जैसे घर का छोटा सा डिज़ाइन जिसमें आप घर में रह रहे हैं, तो उसमें कहीं पर बेडरूम्स होते हैं, बेडरूम के साथ ही लिंक बाथरूम होता है, सेंटर में कहीं टीवी लाउंज होता है, कारपोर्ट्स होता है, एंट्री होती है। तो हर उस पूरे प्लॉट के ऊपर उन रूम्स को डिवाइड किया हुआ होता है कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, और उसके मुताबिक फिर वो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो आपको बिजली की सप्लाई भी दे देता है, वायर चली जाती हैं, स्विच बोर्ड्स लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, और इसी तरह से सीवरेज की लाइन बिछती है कि फलाने बाथरूम को आपस में लिंक कर दो और इधर से बाहर मेन लाइन में हम निकाल देंगे इसको। तो इसको ये छोटी सी प्लानिंग जो है ना, ये आप इसको समझे कि आप फैसलाबाद एक शहर की प्लानिंग, उस शहर में भी यही कुछ है। आप वहाँ छोटी छोटी सी बातें की मेरे घर में सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि जी इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, कौन सी रोड्स किसको कनेक्ट करेंगी। तो इसको मास्टर प्लान जो है ना, वो बेसिकली उसमें फिर उसकी सर्विसेज कहाँ से जाएंगी, उनका सीवरेज कहाँ से जाएगा, उन सारी कॉलोनीज़ का, उनको बिजली की सप्लाई कहाँ से मिलेगी, फैस्को किस रूट से लेके आएगी, ट्रांसपोर्ट किधर से जाएगी, रोड्स कितनी चौड़ी होनी चाहिए, किसके ऊपर कितनी ट्रैफिक होगी। तो रोड्स की विड्थ उसके मुताबिक डिज़ाइन की जाती है फिर, कि जहाँ पर देखा जाता है कि अल्टीमेटली 10 या 20 सालों में जब प्लान कर दिया कि यहाँ ये चीज़ें होंगी, तो उसके मुताबिक ट्रैफिक भी उसी तरह से होगी। अब जब ट्रैफिक उस तरह से होनी है तो इसका मतलब है कि रोड्स की विड्थ कि कितने लेन की होनी चाहिए, 1 लेन, 2 लेन, 60 फीट की, 200 फीट, 150 फीट, वो कॉरिडोर किस साइज़ का होना चाहिए। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिल्स होंगी, बसेस जा रही होंगी, और जितनी जहाँ पर फैसिलिटी डिज़ाइन हुई है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एक डिज़ाइन हुई है कि सिटी से थोड़ा दूर है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट तो चाहिए वहाँ पर वो रेल का लिंक भी देंगे, मेट्रो का भी देंगे, वहाँ पर बसेस भी चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि वहाँ ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा होना है, तो उन रोड्स को वैसे डिज़ाइन किया जाता है फिर। तो ये है एक्चुअली कि मास्टर प्लान होता क्या है। मास्टर प्लान एक शहर की प्लानिंग, और लेकिन उसी तरह से कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। खाली प्लान कर देना काफ़ी नहीं होता। फिर होता है कि गवर्नमेंट ने जब प्लान कर लेती है तो फिर उसको पता चलता है कि ओहो अब इस रोड के ऊपर इतना एस्टीमेट होना है, इतने लोगों को ये सीवरेज सिस्टम हमने देना है, इतने लोगों को बिजली की सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो फिर वो अपने बजट में रखते हैं कि जी अब मास्टर प्लान फैसलाबाद का बन गया है, अब हमें इसको बनाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हमें बजट एलोकेट करने पड़ेंगे। अब जैसे आपने बताया कि सी पैक का मेजर सेंटर, बड़ा इकनॉमिक जोन फैसलाबाद, हमारा ये जो M2 M3 जो है, विच इज़ अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और M3 इंडस्ट्रियल स्टेट, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। अब जब सी पैक का इतना बड़ा सेंटर और इतनी दोनों अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और ये जो दूसरी है M3 जो है, ये दोनों का एरिया कुछ 7000 एकड़्स का है। ये खाली अलामा इकबाल नहीं है, और इसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री भी है। इसका मतलब है कि अब ये मोटरवे के ऊपर रखने का मकसद था कि इजी हो कि मुल्तान तक की जो ट्रैफिक है और दूसरी तरफ पेशावर तक कैसे जाना है, और उस लिंक पर उसको होना चाहिए। यानी एक रोड, बड़ी रोड जिसको हम मोटरवे बोलते हैं, जो फास्ट लेन है, यानी इन्होंने कोशिश की कि चले अब जब सी पैक का ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ तो उन्होंने उस वक्त इस मोटरवे को डिज़ाइन किया था और उसी वक्त इकनॉमिक जोन्स की प्रोविजन रख दी थी। अब इकनॉमिक जोन उस वक्त तक नहीं बन सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती अगर रोड ना बनती, तो पहले उन्होंने रोड बना दी। अब जब रोड बन गई, वो हो गया, तो अब इन्होंने फैसलाबाद में उसको लिंक भी करना था, क्योंकि सेंटर अगर मरकज़ से देखें, हम डी ग्राउंड से देखें, तो वो ये कोई 30-35 किलोमीटर का फासला बनता है इंडस्ट्रियल स्टेट्स का, ये जो हमारा सी पैक एरिया है। अब जब इतना फासला है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर वही मेरी बात की, यार फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, मेट्रो चाहिए, बसेस चाहिए, गाड़ियाँ जाएंगी, मोटरसाइकिल जाएंगे,
तो फ़ौरन इन्होंने आज से कोई 6-7 साल पहले फौरी तौर पर हमारा एक्सप्रेस वे डिज़ाइन किया, जो इसी साइयाँ वाला एग्ज़िट से, यानी पहले ये देखिए फैसलाबाद में आप यहाँ से एंटर नहीं होते थे, लेकिन अब फैसलाबाद में एक तो एंट्री मिली और एक उस इंडस्ट्री को लिंक कर दिया उन्होंने एक्सप्रेस वे के साथ, मरकज़ के साथ। तो अब रोड ये भी स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ये जब तक ना बनता तो इंडस्ट्री कैसे चलती, वहाँ लेबर कैसे पहुँचती। तो ये दोनों पैरेलल काम हुए। तो इस पर बेस करते हुए फिर फैसलाबाद का मास्टर प्लान बना। ये है कि मास्टर प्लान होता क्या है। अब मैं अगले पहलू पर आ जाता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट के हमारे मास्टर प्लान में इन्होंने किया क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी उनको साथ लेके चलवाना चाहता हूं। इसमें ज्यादा जरूरी एक चीज है, क्योंकि ये जो करंट है इससे पहले जरूरी है कि इससे पहले क्या हुआ, टाइमलाइन जो फैसलाबाद की बनती रही है। मैंने एक जिक्र किया टर्म, जैसे मैंने फैसलाबाद पेरी अर्बन स्ट्रक्चरल प्लान बोला आपसे। मैं ये खालिद साहब से मैं थोड़ा एक सवाल करूंगा इसमें कि FPUSP, इसमें आप भी इन्वॉल्व थे, ये क्या है और क्या वो एक ही चीज है? नाउ डू वी हैव 2 मास्टर प्लान्स फॉर फैसलाबाद, या ये थोड़ा सा अगर आप गाइड करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये मास्टर प्लान 2021, 22 और 40 तक जो प्रिपेयर हो गया, तो इसने तमाम प्रीवियस जितने भी प्लान्स या मास्टर प्लान्स या आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स जो थे, या इवन प्लान जो है, उसको सुपरसीड कर दिए। बेसिकली दैट इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, एक्सेप्ट दिस के उसमें जो सैंक्शंस हो चुकी हुई हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी, या जो सैंक्शंस अंडर प्रोसेस हैं, उनके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को इस जो हम बेसिकली जो अंडर डिस्कशन है, दैट इज़ द लैंड यूज़ प्लान, तो पार्ट ऑफ मास्टर प्लान जो है उसने उन तमाम चीज़ों को सुपरसीड कर दिया। जो ये इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि 2009 में फैसलाबाद का मास्टर प्लान का प्रोसेस शुरू हुआ। बेसिकली 2009 में CPEC का विजन मौजूद नहीं था उस वक़्त। ये जैसे आपने बात की अभी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने 2013 में अनाउंसमेंट की कज़ाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान को एक फंडिंग अलाउ की गई। तो मास्टर प्लान का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था 2009 से, कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व कर लिए गए थे। और पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान होता है कि बेसिकली जो बाहर का एरिया उसको डिज़ाइन कर दिया गया फैसलाबाद का, यानी फैसलाबाद का मास्टर प्लान नहीं था, वो सिर्फ बाहर के एरिए को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन उसमें वो प्रोविजंस नहीं रखी गई जो इकनॉमिक जोन की प्रोविजंस चाहिए थी, जो उसकी स्केल चाहिए थी। ऑल दो इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी शुरू हो गई थी, फेडमेक, ये जो हमारा M3 इंडस्ट्रियल स्टेट है ये शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लामा इकबाल की अनाउंसमेंट जो है वो बाद में हुई है। अब जब CPEC की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को फोकस करवा दिया गया यहाँ पर, तो अब फिर से दोबारा उस रिवीजन की ज़रूरत पड़ गई कि ये जो, क्योंकि उन्होंने 2035 तक का प्लान बनाया था, 2015 में अप्रूव हुआ वो। अब 2015 और 35 के बाद आज क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि 22, 23 से 20, अब हम 22 में है इस वक्त, इसलिए ज़रूरत फील हुई कि अब उस पर बड़े पर्सपेक्टिव को देखने की ज़रूरत थी कि उस बड़े पर्सपेक्टिव के साथ रीडिज़ाइन हो। तो अब ये दोबारा रीडिज़ाइन हुआ और उसमें उस सारे पोटेंशियल्स को रखा गया। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत फील हुई। जी, इसमें मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि यही एक इसमें हुस्न है इस चीज़ का, मास्टर प्लान का, कि इसमें जो रिवीजन है, रिवीजन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखते हुए रिवीजन जो है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मास्टर प्लान। तो ये तो था जी थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के फैसलाबाद में क्या कुछ होता रहा प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किस जर्नी से होता हुआ ये शहर आज तक इधर आया, और प्लानिंग हमारी जो है मास्टर प्लान की वो अब यहां तक आ पहुंची है। तो अब हम बात करते हैं जो अभी ये नोटिफाई हुआ है लेटेस्ट मास्टर प्लान, इसमें और जो पेरी अर्बन स्ट्रक्चरल प्लान था पहले जो शहर के बाहर बाहर एरिया को खाली कवर कर रहा था, मेजर चेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द मेजर चेंजेस, मेजर फोकस एरियाज क्या हैं, क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं। तो इस सेगमेंट को हम शुरू करते हैं। शाहनवाज साहब, आप थोड़ा सा हमें गाइड करें, चेंजेस कहाँ हुई हैं, क्या क्या हुई हैं, और इस मास्टर प्लान से फिर हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। देखिए, जहाँ तक इस वक्त जो तो फैसलाबाद से कंसर्न लोग हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि समुंदी रोड क्या है, जड़ामला रोड क्या है, सरगोदा रोड क्या है, और ये जो सत्याना रोड क्या है,
और एक्सप्रेसवे किधर है, उन सबको पता है इस बात का। लेकिन जो दोस्त जो शायद इस शहर से जिनका ताल्लुक़ नहीं, उनके लिए थोड़ा सा मैं इस तरह की बात करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड कौन सी है। नॉर्थ ईस्ट साइड हमारी साइयाँ वाला की एंट्री है फैसलाबाद की, जहाँ ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डिज़ाइन किया गया, और दूसरी तरफ जो है ना वो हमारे मेजॉरिटी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। अच्छा, उसकी अब मेरा ख्याल है प्लान के मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर आता हूँ कि इस प्लान में ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तकरीबन ये वाला जहाँ पर हम ये सर्कल लगा हुआ है, इस सेंटर पॉइंट में ये घंटाघर का एरिया यहाँ पर है। अब इस सेंटर पॉइंट से ये फासला देखें, ये साइयाँ वाला की तरफ से मोटरवे की तरफ से एंट्री है, और ये वो इकनॉमिक जोन है जो हमारा डिज़ाइन हुआ है, जिसमें M3 इंडस्ट्रियल स्टेट और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, ये सारा कुछ इस एरिया में मौजूद है। और हमारी जो खुर्डे वाला इंडस्ट्रियल स्टेट थी वो लाहौर शेखुपुरा रोड के ऊपर, आप सब जानते हैं, वो पहले से यहाँ मौजूद थी। यानी अगर हम शहर को, ये ग्रीन जो बड़ा सर्कल मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, ये पॉइंट आउट करने से मकसद था कि अल्टीमेट फ्यूचर एरिया ये जो ना सिटी का इधर वाला हाफ है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि प्लान्ड प्रेजेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एरिया। फैसलाबाद जैसे सबको पता है इस बात का कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है ये, और टेक्सटाइल का मैनचेस्टर भी कहलाता है। तो इसकी असल में बुनियादी तौर पर यही इसका रिसोर्स है, यही इसका इनकम है, यहीं पर इसकी एम्प्लॉयमेंट है। अब जब ये पहले भी इस साइड के ऊपर था, और जब उन्होंने मोटरवे की तरफ से कनेक्ट कर दिया साइयाँ वाले की तरफ से, और इतना बड़ा इकनॉमिक जोन हो गया, तो आप समझें कि एम्प्लॉयमेंट एरिया जो है वो इस हाफ में चला गया, जहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होगी, लेबर होगी, एक्सपोर्ट वहाँ से हो रही होगी, ट्रांसपोर्ट वहाँ चल रही होगी। तो ये साइड एक वर्क स्पेस बन गई। और ये जो साइड जो थी, जो समुद्री रोड, सत्याना रोड, जरामला रोड और झांग रोड, इसमें आप एयरपोर्ट भी हमारा, हालांकि हमारा पुराना उसी तरफ है, लेकिन वो सारी रेजिडेंशियल एक्सटेंशन प्लान कर दी गई वहाँ पर कि बेसिकली दैट्स अ क्वाइट एरिया, यानी जहाँ पर सिर्फ लोगों के घरों को, जहाँ पर एक सुकून चाहिए होता है उनको। ऑल्दो वो फासला बहुत है, इकोनॉमिकल नहीं है कि वर्क एरिया से उस एरिया की जो डायमेंशन है वो इतनी ज़्यादा फासला है, कोई 40-50 किलोमीटर का, कि वो वायबल है नहीं। लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ उस एरिए में भी लोगों की ज़रूरतें होंगी। ऑल्दो इस एरिए में इन्होंने ये जो इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है, इसमें अब इन्होंने ब्राउन कलर एक कहलाता है जी, कि इन्होंने ब्राउन कर दिया उसे। ब्राउन किसको कहते हैं? रेजिडेंशियल एरिया को, जहाँ पर कॉलोनीज डिज़ाइन हो सकती हैं, प्लान हो सकती हैं, लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर करेंगे। और ये जो मुख्तलिफ कलर्स हैं इसमें वो ये शो कर रहे हैं कि अब जैसे ये कलर जो है ना, ये आइडेंटिफाई कर रहा है इंडस्ट्री को, और वो भी इंडस्ट्री अल्लामा इकबाल का और जो फेडमे का ये सारा एरिया यहाँ पर है, वैल्यू एडेड सिटी यहाँ पर है। उधर ही उन्होंने एक मेगा कमर्शियल एरिया भी प्लान कर दिया जो आपको ब्लू एरिया में नज़र आ रहा है। अगर आप देखें कि ब्लू एरिया आपको, ये जो एग्जिस्टिंग है वो तो चले कमर्शियल एरिया था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल सेंटर है वो सिटी का, वहाँ पर वो उस तरह की ट्रेडिंग नहीं है। तो अब ये अल्टीमेट आपकी, अगर मैं बोलूँ आज कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल्स कहाँ पर हैं, तो अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म करते हैं। और एक ये होता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी लेट्स से कि 1 करोड़ की है तो कोई 10 करोड़ भी खर्च कर सकता है, कोई 20 भी कर सकता है, किसी के पास सिर्फ 10 लाख रुपया होता है। पोटेंशियल पूरे सिटी में हर जगह पर होता है रियल एस्टेट का इंक्रीज होने का। इसमें ये ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो बढ़ता नहीं है, किसी भी जगह पर रियल एस्टेट ने बढ़ना ही होता है, लेकिन रेशोज़ का फ़र्क होता है। कहीं पर एनम इंक्रीज 5% होगी, कहीं 10% होगी, कहीं पर 100% होगी, कहीं पर 5 फोल्ड हो जाती है इन अ ईयर टाइम। अब ये एक इंटेलिजेंट सिलेक्शन होती है कि आपने कौन से एरिया में करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एम्प्लॉयमेंट एरिया कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि जब ये 2040 के विजन के मुताबिक जब इसने कंप्लीट होना है तो लोग तो उधर कोशिश करेंगे ना उधर ही रहने की, वो फिर क्यों उधर जाएंगे? उधर तो वही जाएगा जिसका कोई ताल्लुक उस शहर के उस एरिया से होगा। तो वरना तो रोज़ का फासला और इतना पेट्रोल तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब जो मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये जो ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है इसका पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बाज़ दफ़ा मुझसे कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न 4 से 5 साल के अंदर अंदर चाहिए,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ 15 से 20 साल के ऊपर आप रिटर्न देखते हो, और 15 से 20 साल का जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होता है। वो तो बहुत सारी मिसालें इस शहर में मौजूद हैं कि वो 50 गुना तक भी चला गया। 50 गुना यानी 50 टाइम्स, परसेंट नहीं, लेकिन ऐसी मिसालें शहर में आज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये इधर वाला एरिया जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं हमारे, जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई, पुरानी वो थी, वहाँ पर हार्डली आज भी 30-40% बढ़ा है सिर्फ, यानी गुना की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये जो पोटेंशियल है छोटी और बड़ी इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, ये एक बड़े विजन के साथ होता है। अब नज़र तो हमें आ रहा है कि जंग रोड के ऊपर जो नहीं वो एयरपोर्ट वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब इतना बड़ा इकोनॉमिक जोन इधर बन रहा है तो उन्होंने कार्गो का एयरपोर्ट पहली फेज़ के ऊपर, और अल्टीमेटली द सेकंड बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी इसी साइड पर आएगा, क्योंकि ज़रूरत तो इधर है, उधर तो ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। उधर तो रेजिडेंशियल एरियाज रह गए, बिजनेसमैन और कार्गो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होना है। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है तो उन्होंने इसको यहाँ पर अल्लामा इकबाल में और ये इसके साथ इन्होंने एक कार्गो टर्मिनल की प्लानिंग अभी भी कर ली हुई है। तो विच मीन्स कि अगर आप लॉन्ग टर्म में भी जाते हो तो तब भी यही साइड है, और जहाँ आप कई गुना एक्सपेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में जाते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं, आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, कोई छोटी शॉप ले लो, कोई छोटा प्लॉट ले लो, लेकिन लो उस साइड के ऊपर जहाँ पर लोगों को लेके जाया जाएगा। इसलिए लेके जाएगा कि जब उसने, अब देखा है कि सबसे बड़ी एग्जांपल एक्सप्रेस वे हमारा मल्टी बिलियन का प्रोजेक्ट था ये, जो फटाफट मुकम्मल किया गया और एक्सेस दे दी गई। इसलिए दी गई कि फास्ट लेन में आप फौरी तौर पर उस इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच सकें। इसी तरह से फैसलाबाद में एंटर होना है तो पहले सरगोदा रोड से रश में फंसते हुए हम इधर गटवाला, कैनाल रोड और पीपल्स कॉलोनी की तरफ आते थे। अब हम वहाँ से स्ट्रेट एंटर होते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ा मज़े का एस्पेक्ट है इसमें, जो मतलब अभी हम फैसलाबाद का मास्टर प्लान देख रहे हैं, अब इसके साथ ननकाना और इसके साथ शाहकोट, ये जो डिस्ट्रिक्ट दूसरी है वो भी साथ लिंक कर रही हैं। अब यहाँ से कहने को तो ये यहाँ पर एंड हो गया खुर्रेवाला पर हमारा सिटी, लेकिन वहाँ से आगे शाहकोट शुरू हो गया है और बड़ा प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है उसका, जो ये वाइट स्पेस नज़र आ रही है, और ये लाहौर तक का एरिया है ये, विच मीन्स कि इधर से इनफ्लो बहुत ज़्यादा होना है इस तरफ से भी। खाली ये ना देखें कि हमारा मास्टर प्लान क्या है, हमारे इर्द गिर्द के जो टाउन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो वहाँ क्या करने जा रहे हैं। अब जैसे हमारी कनाल एक्सप्रेस वे है, इस वक्त रोड जो है वो हमारी जब टर्न करती है कनाल सीधी चली जाती है। अब कनाल जब सीधी गई तो यहाँ पर उन्होंने उसको आगे तक सांगला तक लेके चले गए। अब इससे इसी सांगला को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने डायरेक्ट M2 को जाके मिला देना है, और वो प्लानिंग होगी ननकाना की और शाहकोट की। फैसलाबाद में एंट्री M2 से सीधी हुआ करेगी आपकी, और आप जाके बीच आप सूखे की हाफजाबाद की एंट्री में एक्चुअली दाखिल होंगे और डायरेक्ट फैसलाबाद आया करेंगे। इवन आपका ये जो M3 जो हमारी है उसके ऊपर आपका फ्लो कम हो जाना है। इसी तरह से आपकी जो रोड्स हैं ये जो इधर को जा रही हैं, मतलब लाहौर की तरफ, अब वो इंतहाई पॉपुलेटेड और पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये, विच मीन्स कि अगेन मैं फिर इसी सेगमेंट की बात करूंगा कि ये सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रही हैं। अपर एरिया देखा जाए ये एरिया लाहौर के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, पीछे लाहौर के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, मोटरवेज भी इधर कनेक्ट हो रही हैं, बड़ा प्लान भी इसी के साथ है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी इधर हैं, CPEC भी इधर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया है कि CPEC एक सेंट्रल फोकल एरिया रखा ही इसको इसलिए यहाँ पर गया है कि यहाँ से जो ना पेशावर से लेके कराची तक, वी आर जस्ट इन बिटवीन, यहाँ पर है, यहाँ वेयर हाउसेज होंगे, एक्सपोर्ट्स यहाँ से होगी। सो दिस इज़ दी अल्टीमेट विजन कि इसको हम कह रहे हैं कि ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट एरिया और बाकी ये हमारा रेजिडेंशियल की तरफ चले जाना है इसमें। ये तो था ओवरऑल विजन जब मैं मास्टर प्लान की बात करूँ तो। अब हर इंडिविजुअल अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चूज़ कर सकता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो मैं शायद अगली एक वीडियो में शेयर भी करूँगा, कि मैं कोशिश करूँगा आइडेंटिफाई करने की कि अगले 5 साल में इन परसेंटेज हम कैसे देखते हैं कि कौन सा एरिया कितना ऊपर जाएगा। लेकिन ये आई कैन एश्योर दिस थिंग कि ये जो मैंने सर्कल लगाया, ये ग्रीन वाला बड़ा,
इस एरिया की कई फोल्ड होगा इसका प्रॉफिट, परसेंटेज में नहीं होगा, यानी ये कई गुना में जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुका है। पिछले 5 सालों में कैनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर जब ये एक्सप्रेसवे नहीं बनी थी तो वहाँ एकड़ 50 से 60 लाख रुपए का मिल रहा था एकड़, जहाँ पर ये लोगों ने कॉलोनीज बनानी है। अब 6 से 7 करोड़ का हो गया विद इन 5 ईयर्स, जिसका मतलब है कि 5 साल में 10 गुना। और ये पूरे और कहीं शहर में एग्जाम्पल नहीं है ये कि इतने गुना इंक्रीज हो चुकी हो। तो एक्चुअली जब सीखना हो आपने तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाया करें किसी भी एरिया की, कि आज से 6 साल पहले क्या कीमत थी या आज क्या है। और ये जितने भी मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ आपको इंडायरेक्टली नज़र आ जाएगा। और दूसरे, जब आपको ये पता है कि गवर्नमेंट अपने फंड्स इधर लगाना चाहती है, डेवलपमेंट इधर करना चाहती है, बिजली इधर लेके जाना चाहती है, हाउसिंग इधर होगी, सीवरेज इधर होगा, इंडस्ट्री इधर होगी, तो फिर तो क्यों नहीं बढ़ेगी उसकी कीमत। तो ये है वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था थोड़े से पॉजिटिव आउटलुक्स थे जो आपने शेयर किए मास्टर प्लान के। आपके व्यूअर्स भी और आपके फॉलोअर्स, फ्रेंड्स सारे थोड़ा सा आपकी क्रिटिकल साइड को भी जो है सुनना चाहते हैं और अक्सर अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप बहुत ब्लंट हैं। पिछली बार भी जो सारा मास्टर प्लान की कमेटी के ऊपर जो डिस्कशंस हुई थी, आपका एक सेशन आपकी पेज के ऊपर भी मौजूद है जिसके ऊपर आपने वर्टिकल पॉलिसी की बात की थी, आपने एक ब्लू एरिया स्ट्रिप बेल्ट की विद इन द डाउनटाउन ऑफ फैसलाबाद की बात की थी, बहुत सारी क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की थी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप उस पर भी इनपुट दें हमें कि व्हाट एरियाज डू यू फील कि मास्टर प्लान में कुड और शुड बी लुक्ड एट आने वाले टाइम के लिए। देखिए, इसमें अगर बात क्रिटिसाइज करने की नहीं है, मैं एक एस्पेक्ट है जो आपको ज़रूर बताऊंगा फिर दोबारा, और पहले भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करता रहा, कोशिश होती रही है एजुकेट करने की मेरी, कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं। और आज मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि इस मास्टर प्लान में सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इन्होंने डेंसिटी फाइनलाइज नहीं की, डेंसिटी की सजेशंस नहीं दी। डेंसिटी क्या होती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्राउन एरिया एक कलर नज़र आ रहा है आपको सारा, इन्होंने कह दिया कि ये हाउसिंग एरिया होगा। अब डेंसिटी होती है कि यार यहाँ सिंगल स्टोरी होगा, यहाँ पर डिटैच्ड हाउसेज होंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल प्लॉट्स होंगे, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी। मल्टी स्टोरी बनेंगी अगर 20 मंजिला, 30 मंजिला, 40 मंजिला लोग अपार्टमेंट्स बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने डिज़ाइन में तो उनको पता ही नहीं है, अभी उन्होंने खुद डिक्लेयर नहीं किया कि ये हाई डेंसिटी एरिया है, अप्रूवल्स इन्होंने दे देनी है, बिल्डिंग्स बन जानी है। और सीरीज डिज़ाइन हुआ होना है सिंगल प्लॉट्स के हिसाब से कि यहाँ पर सिंगल होम्स होंगे, छोटे छोटे घर होंगे। और जबकि एक 40 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाए अगर 1 एकड़ के ऊपर, तो वहाँ तो उसमें तो 4000 फैमिलीज आ गई एक ही बिल्डिंग में जो 1 एकड़ पर है। तो जो जोनिंग करते हैं इसमें कोई मतलब फिर जोनिंग का क्या फायदा? अगर आप जोनिंग का एक्चुअली यही तो बेवकूफ़ी है इसमें, मतलब आई एम सॉरी मैं फिर थोड़ा सा लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर गया हूँ दोबारा, कि दिस इज़ व्हाट आई से कि ये वीकनेस तो यही तो है वीकनेस, कि इस मास्टर प्लान में डेंसिटी को प्लान नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि कहाँ पर कितनी हाइट्स होंगी, कौन सी हाउसिंग कहाँ पर आएगी। और अगर जब ये नहीं बताया गया तो वो उसकी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेंगे। अब देखें कि 1 एकड़ के ऊपर अगर एक कनाल के 6 घर बनते हैं, बाकी रोड शोर्स आ जाती हैं, तकरीबन 6 घर होते हैं। अब 6 घरों की बिजली की रिक्वायरमेंट और है, और उसी 1 एकड़ के ऊपर 40 मंजिला बिल्डिंग बन जाए तो ये तो 250 घर हो गए वहाँ पर। अब जब 250 घरों की रिक्वायरमेंट बिजली की और होगी, सीवरेज की और होगी, रोड की और होगी, रोड की विड्थ की और होगी, उसकी डिस्पोजल की और होगी, तो या वो डायरेक्शन तो दी नहीं इसमें, सीधी सीधी बात कर दीजिए रेजिडेंशियल होगा। तो दिस इज़ नॉट द रियल गुड वर्किंग। ये मैं कहूँगा, फिर दोबारा मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट्स को, और अगर आज भी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे तो दे शुड फोकस ऑन दिस थिंग, कि उनको मास्टर प्लान को डिटेल में जाना चाहिए था उनको। ये मोटा मोटा कर देने से तो उन्होंने कियोस क्रिएट कर देना है, कि अगर उन्होंने सोचा है फॉर एग्जांपल इतना बड़ा सारा एरिया है कि जी कोई 40,000 एकड़ नया रेजिडेंशियल एरिया इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हमारे जैसे जो की प्लेयर्स हैं, जो बिल्डिंग को समझते हैं, जो डेंसिटी को समझते हैं, जो हाइट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ये कि मुझे लैंड उस कॉस्ट पर मिल जानी है जो एक सिंगल घर के लिए डिज़ाइन के लिए जो चाहिए थी।
और मैंने तो वहाँ पे 40 मंजिलें बना देनी है, और क्यों ना बनाऊँ, मेरा राइट है, क्योंकि मुझे अलाउ किया गया है कि जी आप ओपन है, आप जितना मर्जी बना लें। लेकिन इसके साथ प्लानिंग सिटी की ख़राब हो जाती है, इसके साथ कि उसकी सर्विसेज को डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। और अगर डिज़ाइन कर दिया जाए तो वो अगर वाकई आज ही सारे को ही सोच लें तो इसका मतलब है कि ओवरलोड हो गया, कि सर्विसेज ओवरलोडेड हो गई, उतनी चाहिए नहीं थी। तो ये अगर डेंसिटीज़ को डिफ़ाइन कर देते तो उसके साथ प्लानिंग सिटी लेवल के ऊपर आसान होती, बजट एलोकेट करना आसान होता, और ये सारी चीज़ें बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा सकती थी। अच्छा, इसमें दूसरी जो तो प्रोजेक्ट्स होते हैं अप्रूव्ड, वो कमर्शियल हो, मतलब स्पेशली कमर्शियल हो, जो पहले से अप्रूव्ड हुए होते हैं, उनका इम्प्लीकेशन मास्टर प्लान में क्या नजर आनी चाहिए या नहीं नजर आनी चाहिए? या देखिए, मास्टर प्लान डिज़ाइन करते हुए तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, उसकी ऑलरेडी उसकी कितनी ज़रूरत बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, गढ़वाला कमर्शियल हब, हमने सारी कॉम्प्लाइंसेस पूरी की हुई हैं, DBDC से अप्रूव हुआ है। मास्टर प्लान में उनको पता भी था, मास्टर प्लान तो आज बन रहा है, हमने 2019 में अप्रूवल लिए, 2018 में बल्कि। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 लोग सिर्फ एक बिल्डिंग में काम करने वाले होंगे, और जो विजिटर्स की जब मैं एस्टिमेट करूं तो डेली का फ्लो 2 से 3 लाख का होगा। उसको कहीं ना तो उसका नज़र आता है कि ये इन्होंने उसको मार्क भी किया हो इस प्लान में, और उसका जो इम्पैक्ट होगा उसके साथ इनको इर्द गिर्द के एरिया को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए था कि वहाँ पर वो उस तरह की चीज़ ना प्रपोज करते, या लेकिन यहाँ तो खैर उन्होंने प्रपोजल दी कोई नहीं। लेकिन मेरा मतलब है कि ये जो एस्टिमेशन है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं हम इसे, जो हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करनी पड़ती है, मास्टर प्लान के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की है। अगर वो करते तो वो डेंसिटीज ज़रूर क्लियर करते, वो डेंसिटीज प्लान करते कि कहाँ लो डेंसिटी होनी है, यानी कहाँ लो राइज होगा, कहाँ हाई राइज होगा, कहाँ सिंगल होम्स होंगे। हालांकि पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान जो पहले बना हुआ था उसमें उसकी ये खूबसूरत बात थी कि उसमें उन्होंने डेंसिटीज मार्क की हुई थी कि ये हाई डेंसिटी एरिया है, ये लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मीन्स सिंगल होम्स, फार्म हाउसेज। मीडियम डेंसिटी मीन्स कि 2 या 3 मंजिला की बिल्डिंग्स और छोटे घर। अब देखें ना, 5-5 मंजिला के घर होंगे तो 1 एकड़ में बहुत सारे आ जाएंगे ना। और लो डेंसिटी होती है कि 1-1 कनाल के, 2-2 कनाल के हों। और फार्म हाउसेज को सबसे लो डेंसिटी फार्म हाउसेज कहलाते हैं कि वो 1 एकड़ में 2 घर सिर्फ, इसको कहते हैं लो डेंसिटी। तो इस चीज़ का कोई केयर नज़र नहीं आ रही पूरे प्लान में। और ये अगर इसकी होपफुली उम्मीद तो है कि इनको थोड़ा सा पता चल जाएगा, या एटलीस्ट जब प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाएँ तो हमारी डिपार्टमेंट्स जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि यार अगर इन्होंने वीकनेस छोड़ दी है तो उसको किसी तरह से कोशिश करें कि हैजर्ड्स क्रिएट ना हो वहाँ पर। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये मास्टर प्लान में आमतौर पे, स्प्रॉल। एक तो वो अगर हम व्यूअर्स को थोड़ा बता दें कि स्प्रॉल क्या होता है, और इसके अंदर जो नया मास्टर प्लान है इसमें क्या हमने कंसिडरेशन में रखा है कि नेचुरली स्प्रॉल किस तरफ जा रहा है आने वाले टाइम के लिए, या फिर आपको लगता है कि वो उस तरह से नहीं इन्होंने उसको? नहीं, ये देखो, इसको हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी थोड़ी करके सिटी की फैलती जाती है, कि कोई कॉलोनी बनी हुई है तो साथ थोड़े से 2 एकड़ किसी ने लिए, प्लॉट्स बनाए, वहाँ पर घर 2-4 और बन गए, फिर और बन गए, फिर और बन गए। ये लेकिन ये अनप्लान्ड एक्टिविटी कहलाती है। ये इसका कोई प्लानिंग के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता इसका। और मास्टर प्लान बनाने का मकसद यही है कि उस अर्बन स्प्रॉल को जो नेचुरली हुए चला जा रहा है बगैर किसी प्लानिंग के, उसको लगामें डाली जाए कि यार जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। और ये सिटी प्लानर्स और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ आप चलो, इसलिए ये जोनिंग की जाती है। इसमें आपने एक खुद ही जिक्र किया था और सुनना भी चाह रहे होंगे व्यूअर्स आपसे, गढ़वाला कमर्शियल हब और नोवेल्टी कॉन्डोमिनियम्स जो आपका एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स की हम बातें कर रहे हैं, तो अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन ना करें या मैं आपसे सवाल ना करूं तो ये वीडियो भी अधूरी रह जाएगी। तो आपको क्या लगता है गढ़वाला कमर्शियल हब के ऊपर जो आप प्रेजेंट भी करते आए हैं पिछले कुछ सालों में, आपने बातें भी समझाई हम सबको, जोन्स भी समझाए, इस मास्टर प्लान का इम्पैक्ट आपके इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्या फील कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, इस वक्त तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँ कि हम इस वक्त गढ़वाला कमर्शियल हब यहाँ पर है। पहले ये जो इधर को स्प्रॉल था इस सिटी का, ये यहाँ से यानी हम डी ग्राउंड से हम कोई 17 किलोमीटर पर हैं, और इधर भी ये 17 किलोमीटर तक डिज़ाइन हुआ था सिटी, इतना।
तो हम कहते थे कि हम यानी दोनों के सेंटर में हैं। अब सिटी और आगे चला गया और बड़ा प्लान कर दिया गया और डायरेक्शन दे दी गई, जिसका मतलब है कि अब हम वी विल बी द प्राइम एरिया। गढ़वाला कमर्शियल अभी, और क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट नोवेल्टी कॉन्डोज भी हमारा बिल्कुल अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बिल्कुल साथ है उसके, तो ये अब और ज़्यादा आइडियल हो गए कि अब ये इस सारा ये जो हमारा ये जो जिसको मैंने एम्प्लॉयमेंट एरिया बोला है कि वो जो न्यूक्लियस है पूरा, अब उसको सर्व करने वाला वाहद कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा ये, जो इस एरिया को सर्व करेगा। अब देखें ना, एक बड़ी मज़े की मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ आपको। लोग बड़ा मज़े का कहते हैं, ओ यार वो जो गढ़वाला कमर्शियल हब है ना, वो डी ग्राउंड से 17 किलोमीटर है जी, वो देखें जी घंटाघर से जो है ना जी वो 22 किलोमीटर है, और हम कहते हैं कि जी हम इस वक्त 22 किलोमीटर अगर हम फेडमिक और हमारा एम्प्लॉयमेंट जोन है उससे डी ग्राउंड और घंटाघर अब 40 किलोमीटर है। तो आर वी, क्या हम सही पोजीशन पर हैं? आप खुद जज कर लें। अगर आपने काम उधर करना है, रहना उधर है, आपने इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए उसी साइड पर करनी है, तो आप डी ग्राउंड जाएंगे क्यों? जबकि आपकी एम्प्लॉयमेंट इधर है, आपका काम इधर है, आपका रेजिडेंस इधर है, आपकी कमर्शियल ज़रूरतें इधर पूरी हो रही हैं गढ़वाला कमर्शियल हब में, आप डी ग्राउंड क्यों जाएंगे? क्या चाट खाने या समोसे खाने जाएंगे? शायद चले भी जाएं, कभी मौसम अच्छा हो तो ड्राइव करने का मूड हो, लेकिन आई डोंट सी ए सिंगल रीज़न कि आप क्यों जाएंगे घंटाघर या क्यों जाएंगे उधर। अब अल्टीमेट दिस इज़ द सिटी। अब हमारी ये जो साइड है ना, अब ये शहर है ये, अब वो दैट्स अ गॉन स्टोरी। Now it's it's just an old city. तो अब इतनी प्लानिंग हो रही है और ये इन्होंने अब जोन्स भी डिक्लेयर कर दी हैं, और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से ऑलरेडी डेवलप भी काफी कर दी है, अब इसको मजीद बेहतर करेंगे। आप इस ग्रीन जोन को, जो आप जिसको एम्प्लॉयमेंट जोन कह रहे हैं, Yes, आपने जो जिसको पिच की है, आप इसका फ्यूचर मतलब 5 years और 10 year का आपका क्या है इसके अंदर? ये जो अभी इन्होंने प्लान किया है, विल दिस बी इनफ? इसमें कोई मजीद क्या कोई चेंजेस आगे हो जाएंगी? क्या होगा इधर अगले 5 साल में? यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँ कि आप पहले फिर मेरी पहले वाली बात समझें कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारा सिटी है ना, शहर, वो तो इन्होंने पूरा कर दिया है इसमें। अब वो एक्सपेंशन या शाहकोट की होगी या ननकाना की होगी या जड़ावाला की होगी, यहाँ तो हम ऑलरेडी पूरा किए बैठे हैं। आप ये सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन बेल्ट्स हैं जो आपको साथ साथ ग्रीन एरियाज नज़र आ रहे हैं। ये शायद 4-5 साल के बाद ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा, क्योंकि ये है बाउंड्री पार की मास्टर प्लान की, तो ये जो पॉकेट्स हैं मे बी इन फ्यूचर इनको वो यूज़ करें फिर, वरना हमारी अब इधर से तो लिमिट ऑलमोस्ट यूटिलाइज्ड है पूरी, इधर से तो आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट शुरू हो चुके हैं, तो विच मीन्स, और वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, उनके भी मास्टर प्लान कनेक्ट कर दिए गए हैं साथ। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द कॉरिडोर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है और शेखुपुरा और फैसलाबाद को कनेक्ट करने वाला जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी आपकी इसी साइड के ऊपर है। तो बेसिकली पोटेंशियल जो है ना वो अब इस एरिए का है। अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट वाइज पूछें तो मैं अगले 10 सालों में मैं 10 गुना की रेस देख रहा हूँ इस एरिया में, रियल एस्टेट में। ये जो इधर वाला एंड है ये शायद 10 सालों में बड़ी मुश्किल से 200% पर चला जाए, ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन मैं बहरहाल इसको कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट करने की कि आज के 10 साल बाद भी देखेंगे कि हमने क्या बातें की थी और हमने क्या प्रेडिक्ट किया था। खान साहब, आपकी कोई इनपुट्स इसके अंदर? आप क्रिटिकल में जरा आप रिजर्व रहते हैं और आप कोई प्रोज अगर थोड़े से आप इस मास्टर प्लान के हवाले से, हाउ प्रोग्रेसिव डू यू थिंक दिस इज? क्या इसमें अच्छी चीजें हैं, क्या कुछ बेहतर हो सकती थी? जी, इसमें मैं शाहनवाज साहब की जो जितनी भी डिस्कशन हुई है उसको मैं इंडोर्स करता हूँ एज ए टाउन प्लानर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली जो मास्टर प्लान जो होता है जी, उसमें बुनियादी तौर पे तो मौजूदा सूरत हाल या एग्जिस्टिंग स्टडीज़ की जाती हैं, उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं, और दैन उसके मुताबिक फिर जोन्स बनते हैं, जैसे रेजिडेंशियल जोन है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। मैं बिल्कुल 100% शाहनवाज साहब की बात को इंडोर्स करूँगा कि इन्होंने तमाम फैक्टर्स को टोटली ओवरलुक को इग्नोर किया है, जिसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारी एक बेसिक नीड है जो दैट इज़ ए ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ठीक है, जो हाउसिंग स्कीम्स जो हमारी नई अप्रूव हो रही है उसमें 2% ग्रेवयार्ड मैंडेटरी है,
लेकिन यहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग जो आबादी है उसकी जो ग्रेवयार्ड की रिक्वायरमेंट्स है उसको कैटर फॉर नहीं किया गया। यहाँ पे कहीं भी ग्रेवयार्ड नज़र नहीं आ रहा, और इसमें जो कंपैटिबिलिटी ऑफ लैंड यूजेस है उसको बैलेंस नहीं रखा गया। उसमें जो जिस तरह बैलेंस रखना चाहिए था वो मैं नहीं देख रहा इसमें। किस सेंस में कंपैटिबल लैंड यूज की? कंपैटिबल इन द सेंस कि जैसा अभी ये बात हो रही थी कि हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी या उसके साथ कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी बीच में साथ साथ डिफाइन कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे जैसा ब्लू एरियाज़ हैं उसमें कमर्शियल लार्ज स्केल पे दे दिए, लेकिन ब्लू जोन्स बीच में बनाने चाहिए थे, देने चाहिए थे, और डिटेलिंग आनी चाहिए थी। वरना आप लोग बीच में सेंटर में ब्लू एरिया के कोई खेत है किसी का, अब वो वहाँ पर कोई बिल्डिंग बना देता है, तो इसका मतलब फिर रोड तो बाद में नहीं बनेगी ना। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप इसको गिराओ, तो वो उसको बड़े बड़े चंक्स में डिवाइड कर दिया है। डिटेलिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें अगर देखें ना, अगर ब्राउन जोन जो हमारा रेजिडेंशियल जो है, अगर कल को ये कमर्शियल होना शुरू हो जाता है तो दिस इज फेलियर ऑफ दिस प्लान। इस प्लान का फेलियर होगा कि उन्होंने उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा हुआ, जो रिक्वायरमेंट पूरी की गई करनी चाहिए थी वो नहीं की। इसमें बेसिक स्टडीज़ जो होनी चाहिए थी, जो स्टैटिस्टिक्स थे, पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, उसको बिल्कुल नहीं देखा गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो खैर इसमें कहीं भी कोई एलिमेंट ही नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्यूटेशन है, या उस तरह का एलिमेंट इसमें कहीं नहीं देखा जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इग्नोर या ओवरलुक की गई हैं। सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ। एक और काम जो 2013 में भी नहीं हुआ, जब 15 में इन्होंने पहला बैरियर बंद किया। अब मैं अपने कोई टेक्निकल लोग और फोरम और हमारे इवन जो प्रेशर ग्रुप है हमारे सिटी का, मैं फिर भी कहूँगा कि इसको अब हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके ऊपर फौरी तौर पर इम्पोज करें, वरना जब अगर ये इम्पोज ना हुआ तो उन्होंने वही फर्दें पुरानी दिए जानी है कि ये एग्रीकल्चर है, ये फलाना है, और आपने उसको रेजिडेंशियल किया हुआ है। अच्छा, फिर जो एग्रीकल्चर एरिया, अब वो एग्रीकल्चर की फ़र्द निकाल के दिए जा रहे हैं आपको। और अगर ये इम्पोज ना हुआ तो ये मास्टर प्लान की जो एक वो यूटिलिटी होती है वो नहीं हो सकनी उस वक्त तक, अगर इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड में इम्पोज ना किया गया। और ये जितनी जल्दी करें उतना हमारे लिए, सबके लिए बेहतर होगा, वरना हमारी डिपार्टमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल रोक लेते हैं इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि ये जोन में कौन सा एरिया आता है और कौन सा नहीं आता। तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इम्पोज करने से मुराद है कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर ये जोन मार्क होने चाहिए। अच्छा, तो ताकि स्टेटस उसका अपडेट हो जाए जो उन्होंने जोन में डिक्लेयर Exactly. किया। अभी शाहनवाज साहब ने बात की कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इम्पोज होना चाहिए ये जो हमारा मास्टर प्लान है। अच्छा, एक तो एग्जैक्टली क्यों, और अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे, व्हाट स्टेप्स वुड बी रिक्वायर्ड कि ये पूरा हो? जी, इसमें बिल्कुल बजा फरमाया कि ये होना चाहिए। अगर ये इस लैंड यूज़ प्लान को मसावी, जो लट्ठे की मसावी होती है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर सुपरइम्पोज होने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट जो है ये अल्टीमेट फाइनलिटी लेगा। अदरवाइज ये अगर इसको लैंड यूज उसके ऊपर मसावी पर मार्क ना किए जाएं तो वो तो फिर एक वही नॉर्मली चलती रहेगी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कुछ कह रहा है। और जो मसावी से मुराद शहर का अक्सजरा, जी अक्सजरा जो लार्जर स्केल पर होता है, वो दिस इज अंडर लॉ भी, इसका दिस इज मैंडेटरी कि इसको उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना ज़रूरी है। जब ये सुपर इम्पोज होगा तो ऑटोमेटिकली ये फिर लैंड यूजेज जो है वो फिर हर बंदा जो है उसको फॉलो करने का पाबंद होगा इसको। अदरवाइज तो ये इससे अब देखिए ना, गजट में नोटिफाई कर दिया है कि जी यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया जी, बस इसके बाद कोई बात नहीं होनी। लेकिन भाई अपना काम तो पूरा करो पहले। आप इसको नोटिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि लोगों के काम रोकोगे अब आप, कि आप तैयार नहीं हो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपने अपने रिकॉर्ड्स में तो इसको मार्क नहीं किया अभी, जहाँ से अप्रूवल स्टार्ट होती हैं, और हमें वो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है डिपार्टमेंट्स को कि लैंड स्टेटस हम लोग दिखा रहे हो। अब इसमें एक सवाल है, मसलन एक बंदे की जमीन थी जी, वो थी आपके पहले वो रेजिडेंशियल डिक्लेयर था पुराने में जो चलता आ रहा था, राइट, स्टेटस भी अभी यही रेजिडेंशियल है। जोन में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फॉर इंस्टेंस इसमें ब्लू एरिया डिक्लेयर कर दिया, कमर्शियल मिक्स यूज कर दिया। अब अगर वो उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसको अप्रूवल फिर भी अलग से लेनी पड़ेगी, या उसका डिक्लेयर्ड स्टेटस हो जाएगा अगर उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया एफबीआर के रिकॉर्ड में? जी, अगर इसमें इस प्लान लैंड यूज प्लान में अगर ब्लू जोन में आ गया है
तो देन उसको किसी भी जगह पे डीपीडीसी या कहीं से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही वो ब्लू में मींस के कमर्शियल है, उसका स्टेटस ही कमर्शियल हो चुका हुआ है। नहीं, पेपर्स में कमर्शियल हो गया, लेकिन मैं नहीं समझता आपका क्या ख्याल है कि चार्जेस पे करने पड़ेंगे कन्वर्जन के, अच्छा अच्छा, तो वो फिर भी करने पड़ेंगे जो मैं समझता हूँ। इसमें देखें ना, जब लैंड स्टेटस अगर आपका जोन ने चेंज कर दिए, मास्टर प्लान ने चेंज कर आपको दिए, इजाजत मिल गई है अच्छा कि आप इसको आप कमर्शियल बना सकते हो, यू आर अलाउड टू डू इट, लेकिन आपने कन्वर्जन चार्जेस फिर भी पे करने हैं। और ये ऑप्शनल होता है या बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग होती है। ये तो मैंडेटरी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि जो गजट नोटिफिकेशन में जो पहला पॉइंट यही है कि ये डॉक्यूमेंट जो है तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए मैंडेटरी है इसको फॉलो करना। तो जब अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसमें ये अगर फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वो बेस जो है उसकी वहीं से गलत शुरू हो जाएगी, वहीं से नॉर्मली शुरू हो जाएगी, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। कोई और इनपुट्स मास्टर प्लान के हवाले से जो हम अपने व्यूअर्स को देना चाहें? एक और है, वो खालिद साहब बड़े मज़े की ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक किस्म के अपने डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर टाइप की थे ना जी। इनका रोल जो है लोगों को गाइड करना भी और लोगों को तंग करना भी था। तो बड़ी मज़े की कुछ प्रोविजंस होती हैं जो लॉ में फिर भी रखी जाती हैं। राइट। जब ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ प्रोविजंस हैं। ये खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं मुझसे। तो खालिद साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि लॉ के अंदर जो प्रोविजंस होती हैं जो आम तौर पर टेबल के उस तरफ ही पता होती है कि क्या क्या होती है, उस तरह की कुछ अगर आप मजे की अगर इनपुट्स दे दें व्यूअर्स को तो अवेयरनेस हो जाएगी एक तरीके से। जी, मैं इसी प्लान के वाले से ही बिल्कुल इसी प्लान के वाले से बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसको रिव्यू या रिवाइज करने की जो है वो अथॉरिटी को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को या लोकल गवर्नमेंट को ही दे दी गई है, जिसमें कुछ चीज़ रीलोकेट करने के लिए। अब रीलोकेट करने का मतलब ये है कि ये प्लान तो फिर फॉलो ना हो रहा हुआ, चेंज कर सकते हो आप। क्या मुराद है? मतलब कोई एक जोन को दूसरे में डाल दो। एक जोन जो है जिसका मतलब जिसका लेट अस से कोई जी तो जा सकते हैं, ब्लू एरिया जा सकता है हमारा, रेड एरिया, स्पेशली रेड एरिया जो है ये एक रीलोकेशन इसकी जो है, क्योंकि इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि दिस इज अलार्मिंग आल्सो कि देखें ना, अगर नोटिफिकेशन में जब ये चीज़ लिखी जाती है इसका मतलब है कि उनको पहले ही उनके माइंड में था कि हमसे कोई ना कोई इसमें अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं गलती हुई है। अदरवाइज अगर रीलोकेट करना दैट इज दी या गलती हुई है या गलती करना चाहेंगे वो शायद। एग्जैक्टली, बिल्कुल, या वो नेक्स्ट किसी को कॉर्डिनेट करना चाहेंगे, क्योंकि मास्टर प्लान देखें, मास्टर प्लान व्हेन वी टॉक अबाउट मास्टर प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान या पेरिबल स्ट्रक्चरल प्लान, तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। इसको तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोई नो बॉडी इज ऑथराइज कि उसको चेंज कर सके या रीलोकेट कर सके। ये तो इसकी बुनियादी चीज़, जब भी हम एक्ट पढ़ते हैं सिटीज एक्ट के तहत तो ये बना है, या लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये इसको तो फॉलो करना दैट इज मैंडेटरी। इसको रीलोकेट करना जो है वो तो मैं समझता हूँ कि मास्टर प्लान की इंसल्ट है, इस वर्ड की इंसल्ट है। नहीं, रीलोकेट करने में देखें, मैंने पहले बोला है कि अब इन्होंने डेंसिटी क्लियर नहीं की, इसका मतलब है डेंसिटी के साथ प्ले होगा और किसी को अलाउ कर देंगे, किसी को नहीं करेंगे, जहाँ दिल करेगा। बादशाह लोग हैं ना हमारे, मतलब ये जो लैंड यूज प्लान है ना जी, इसमें इट्स नॉट दैट सिंपल ए प्लान, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इसको इवन जो है वो अदर देन कैबिनेट नोबडी कैन चेंज इट, लेकिन जब इसी के बीच में लिख दिया जाए कि इट कैन बी रीलोकेटेड तो फिर वो कैबिनेट या गवर्नमेंट तो उसकी तो वैल्यू कोई नहीं रही। फिर तो मैं समझता हूँ कि जाते जाते बात कर दी इन्होंने जो सबसे धमाके वाली बात ही, बट आप तक मकसद था हमारा इस वीडियो के थ्रू पहुंचाना ये मैसेज कि मास्टर प्लान क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, इसकी प्लस साइड क्या है, इसके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस शाहनवाज साहब ने बताया कि गढ़वाला कमर्शियल हब के लिए भी जो हमारा प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का फैसलाबाद शहर के अंदर एक ग्रैंड मिक्स यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट जो शेखुपुरा रोड के ऊपर केनाल एक्सप्रेसवे के इंटरजंक्शन पे, उसके लिए भी इस नए प्रपोज मास्टर प्लान का क्या इंपैक्ट होगा। और शाहनवाज साहब हम इंशाल्लाह एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम क्वाइट स्पेसिफिकली जो पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर मैं इसको बोलूं मास्टर प्लान में क्या है, किधर है, वो भी हम लाएंगे। मकसद आज की वीडियो में ये था कि आप तक एक फुल पिक्चर सामने ले आए कि जी ये नया नोटिफाइड मास्टर प्लान है, दिस इज वेयर द सिटी इज गोइंग और क्यों जा रहा है उस तरफ। तो दिस इनिशिएटिव जी एज पहले मैंने आपको बताया वाज ब्रॉट टू यू बाय
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रियल एस्टेट, एन इनिशिएटिव बाय आर्किटेक्ट शाहनवाज। और इस मास्टर प्लान की जो लेटेस्ट PDF वर्जन है वो आप हाई रेजोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, लिंक्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और शाहनवाज साहब ने दो इस मास्टर प्लान की जो है उसके ऊपर उन्होंने लेबलिंग की है, जिस तरह की वो आपको ग्रीन जोन बता रहे थे, एम्प्लॉयमेंट एरिया, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है जो उन्होंने अपने टेक्निकल इनपुट और पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने के लिए आप लोगों को बनाई हुई। वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ इनका एक अपना ओपिनियन है, वो भी आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। दोनों चीजें आप देख सकते हैं और आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके ऊपर हम इसी तरह की वीडियोस, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट दोनों लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को वैल्यूएबल इनपुट्स हम दे सकें। गेस्ट भी हम बुलाएंगे। अगर कोई चीज मिस हो गई जो आप लोग चाह रहे थे, कोई स्पेसिफिक छोटी सी बात में और छोटी सी, सॉरी बीच में काट रहा हूँ, मैं एक ऐड करना चाहूँगा। इंशाल्लाह पर्टिकुलरली इस मास्टर प्लान को सामने रखते हुए और इसके पोटेंशियल्स जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती हो, अब हम एक साइट चूज़ करके एक इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, जो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के जो इस मास्टर प्लान के जो फीचर्स हैं उनको जो सपोर्ट करता हुआ प्रोग्राम होगा, वो आपको इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट एक ग्रैंड प्रोजेक्ट की शक्ल में नज़र आएगा, जहाँ पर 100% हम इसके रूल्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, वंडरफुल। वो कुछ डिटेल्स अभी इसी वीडियो में देनी है या नो, इसमें नहीं देनी। तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अब स्पेसिफिक भी होगी, उसके लिए अगर आप लोग को जरूर हमारे शाहनवाज एसोसिएट के पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, हम उसके ऊपर जरूर पब्लिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।